सुप्रभात। सीबीएसई कक्षा 11 के इस हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिवादन है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, एक बात मुझे अब तक समझ में आई है कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जितने भी वीडियो अब तक आप लोगों के अपलोड हुए हैं, सबसे कम रिस्पांस जिस क्लास का रहा है वो 11th क्लास सीबीएसई की रही है। होता क्या है कि 4-4 दिन बीत जाते हैं, आप लोग वीडियो देखते नहीं। और न केवल हिंदी की ही, मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर फिजिक्स भी उपलब्ध करवाई है। राजेंद्र सर पढ़ाते हैं, उनके वीडियोज़ भी मैं अपलोड करता हूं। लेकिन मेरा यह अब तक देखने में आया है कि आप लोग ना तो हिंदी पढ़ रहे हैं, ना ही फिजिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं। 2 लोग, 3 लोग, 3-3 दिनों में 4 लोग देख रहे हैं वीडियो, ये बहुत चिंताजनक बात है और यह नहीं होना चाहिए। आप लोग हमारी आशाओं के विपरीत जा रहे हैं। फिर भी एक बार फिर से अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आप सीबीएसई के छात्र हैं, यूपी बोर्ड में नहीं हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही यहाँ आपकी चलने वाली नहीं। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पर। आज हम लोग रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित जो पथिक नाम की आपकी कविता है, इसके अंतिम भाग को पढ़ने चल रहे हैं। पिछले अंक में आप लोगों ने पढ़ा कि सूर्योदय के दृश्य का उन्होंने वर्णन किया है। सूरज निकलता है, बादलों का समूह उसके सामने नाचता हुआ दिखाई देता है, चिड़िया चहक रही है, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। फिर दूसरे दिन की कड़ी में हम लोगों ने पढ़ा था कि समुद्र के तल से निकलता हुआ सूर्य कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है जैसे लक्ष्मी जी का सोने का मंदिर हो, और उस मंदिर का जो सुनहरा गुंबद है वो सूर्य के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसके बाद फिर समुद्र की जो सतह है जल की, वो सुनहरे रंग से चमक रही है, सूरज की किरणें पड़ने के कारण लाल हो गई हैं, जिसके बारे में कवि ने ऐसा रूपक प्रस्तुत किया है। रूपक का मतलब होता है के रूप में, किसी चीज़ को अगर दूसरे के रूप में मान लिया जाए तो उसे रूपक कहते हैं। जैसे कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी ने यह कहा कि लगता है कि लक्ष्मी की सवारी को अपने पुण्य भूमि पर लाने के लिए समुद्र ने सोने की सड़क बना रखी है अपने तल पर। जो लाल रंग के जल की सतह है वो लगता है सोने की सड़क बनी हुई है, जिस पर चल करके लक्ष्मी की सवारी आएगी। इसके बाद हम लोगों ने कल के अंक में अपने पढ़ा कि जब गहन अंधकार आसमान में घिरता है, आधी रात का समय होता है, आकाश में तारे बिखरे हुए होते हैं, उसके बाद सुबह होने पर हंसता हुआ सूर्य मानो रात के बीत जाने पर खुश होकर के इस प्रकार से आता है जैसे सोता हुआ बालक जब जागता है तो हंसते हुए उठ जाता है। और प्रातःकाल के समय उगता हुआ सूर्य इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे वह आकाश रूपी गंगा के किनारे खड़ा होकर के गीत गा रहा हो। सूर्योदय के सुंदर दृश्य को देखकर मानो अस्त होता हुआ चंद्रमा भी हंसने लगता है। पेड़ पौधों पर नए फूल, नई पत्तियां आ जाती हैं। पक्षी अपनी खुशियों को संभाल नहीं पाते हैं, रात भर वो अंधेरे में बैठे रहते हैं, चुप रहते हैं। आप देखिए, रात में पक्षियों के बोलने की आवाज़ नहीं आती। शाम को अंधेरा होते होते सभी पक्षी चुप हो जाते हैं, और सुबह सूर्योदय से पहले कुछ ही पक्षी ऐसे हैं जो बोलना शुरू करते हैं, तो वो भी चहकने लगते हैं, कलरव करते हैं। फूल भी अपनी सुगंध को बिखेरते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो अपनी खुशियाँ साझा कर रहे हैं, वो निश्चिंत सुख की सांस ले रहे हैं, और इसी से हवा का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, आगे का जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कविता की पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहते वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। मधुर कहानी क्या है? प्रकृति के सौंदर्य की, प्राकृतिक सुंदरता की जो कथा है उसको आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी लेखक की लिखी हुई कहानी के बारे में कहा जाए तो आप उसके लिए स्रोत ढूंढते हैं।
कि कौन से लेखक ने कौन सी कहानी लिखी है, वह कथा किस प्रकार से आपको कौन सी किताब में मिलेगी। ऐसे प्रकृति की सुंदरता की जो कहानी है, इसके लिए आपको किसी अन्य किताब की ज़रूरत नहीं है। वो आपको समुद्र की लहरों पर, नदियों और समुद्र के किनारों पर, घास के तिनकों पर, बड़े बड़े पेड़ों पर, पर्वतों पर, आकाश में सूरज की किरणों पर और बादलों के रूप में प्रकृति की सुंदरता दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम लोग पहली लाइन से अपना अर्थ पढ़ते हैं कि वन उपवन गिर सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। बादल प्रकृति के ही एक अंग हैं जो वर्षा करते हैं। बादलों की वर्षा क्या है? कहते हैं वन अर्थात जंगलों में। उपवन, उपवन का अर्थ होता है जो आपके बगीचे हैं, ठीक है, बगीचों को उपवन कहा जाता है। गिरि अर्थात पहाड़ों पर। शानु, शानु का अर्थ होता है समतल मैदान, मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात होती है। कुंज पर, कुंज माने फूलों के जो बगीचे हैं, कुंज की जो लताएं, कदम्ब के पेड़ जो होते हैं उनको वास्तव में कुंज कहा जाता है। यहाँ कुंज का अर्थ है फूलों की लताएं। तो कभी कहते हैं कि जंगलों में, बगीचों में, पर्वतों पर, समतल मैदानों में और फूलों के बगीचों में बादल बरसते हैं। बरसात को देखकर प्रकृति का जो सौंदर्य बारिश के समय में दिखाई देता है। आप देखिए धीरे धीरे बादल चढ़ते हैं तो सफ़ेद बादल से लाल, लाल से काले हो जाते हैं, फिर उसमें बिजली चमकती है, रह रह कर कौंधती है। धीरे धीरे गरजते हुए बादल की आवाज़ अच्छी लगती है, किंतु जब वही तड़तड़ाते हैं तो थोड़ा भयभीत भी हो जाता है मन, किंतु उसमें एक अलग ही सौंदर्य है, बड़ी अद्भुत मोहकता है प्रकृति की। ये कोई प्रकृति का प्रेमी ही समझ सकता है। कभी कहता है तब जब ऐसा होता है कि बादल गरजते बरसते हैं पर्वतों पर, जंगलों में, बगीचों में, समतल मैदानों में, जब चारों ओर बारिश होने लगती है, तब रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय का मतलब मन मुग्ध हो जाना। मन इस प्रकार से मोहित हो जाता है कि तनिक भी उसे शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती अपने आप की। आत्म प्रलय हो जाता है। प्रलय में जैसे सब कुछ क्या होता है, पानी में डूब जाता है, जलमय हो जाता है, ऐसे कवि का मन जो है वो प्रकृतिमय हो जाता है। वो अपने आप को भूल करके केवल प्रकृति पर ही उसका ध्यान रह जाता है, अपने बारे में वो शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। तो कहता है जब मैं बरसात के सुंदर दृश्यों को देखता हूँ तो मेरा आत्म प्रलय हो जाता है, मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता हूँ और नयन नीर झड़ते हैं, मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं हे मनुष्य पढ़ो, अर्थात तुम पढ़ सकते हो प्रकृति की जो ये सुंदरता की गाथा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कहाँ कहाँ? कहते हैं पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। ध्यान से सुनिए, लहर अर्थात सागर की लहरें, तट अर्थात किनारा, तट जो है समुद्र तट। तृण का अर्थ होता है तिनका, घास के तिनके। आप सुबह सुबह देखो जब उस पर ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, चमकता हुआ चांदी जैसा, कितना सुंदर दिखता है। फिर कहते हैं गिरि, तरु का अर्थ होता है बड़े बड़े पेड़ और गिरि का अर्थ है पहाड़। नभ अर्थात आकाश में, किरण सूरज की किरणों में, और जलद पर आप बादलों पर, जैसे सुबह सूर्य निकलते समय, सूर्य के अस्त होते समय आप अस्त होते समय पश्चिम में और उदय होते समय आप पूर्व में देख सकते हो कि उस समय दिशाएं लाल हो जाती हैं। जो बादल दिखते हैं वो काले बादलों के बीच में लाल किरणें जाती हैं तो वो लाल दिखाई देते हैं। ये सारा सौंदर्य जो है, तो कवि कहता है कि हे मनुष्य आप समुद्र की लहरों से, उसके तट पर, तिनकों पर, पेड़ पौधों पर, आकाश, बादल, सूरज की किरणों पर, प्रकृति की जो सबसे सुंदर, प्यारी का अर्थ है जो सबसे मोहक लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। विश्व विमोहनकारी, मोहन करने का अर्थ होता है मोहित कर लेना, मन को मुग्ध कर देना। जैसे कभी कहता है कि मेरा आत्म प्रलय होता है, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये संसार को मोहित कर देने वाली जो मधुर कहानी है, प्रकृति के सौंदर्य की जो सुंदर गाथा है, इसको आप ये लहरों पर, समुद्र तट पर, तिनकों पर, पहाड़ों पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रकृति के विभिन्न अंगों पर सुंदरता की कहानी लिखी हुई है, जिसको आप सब पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, कवि कहते हैं कि वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन उपवन में, जंगलों और बगीचों में, गिरि और सानु पर्वत और समतल मैदानों में। आप देखिए पर्वत ऊंचे होते हैं, समतल मैदान सपाट होते हैं। कुंज में, फूलों की वाटिकाओं में, बगीचों में मेघ बरस पड़ते, मेघ का अर्थ है बादल, बादल बरसते हैं और तब मेरा आत्म प्रलय होता है। कभी कहता है
कि मेरा आत्म प्रलय होता है, मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता हूँ। नयन नीर झड़ते हैं, मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, आंसू झड़ने लगते हैं, प्रकृति में इतना लीन हो जाते हैं। कहता है पढ़ो, आप पढ़ सकते हैं, लहरों पर, सागर की लहरों पर, सागर तट पर, तृण अर्थात तिनकों पर, तरु पेड़ों पर, गिरि आसमान में, नभ गिरि मतलब पर्वत और नभ का अर्थ है आकाश में, किरण सूरज की किरणों पर, जलद पर प्यारी और बादलों पर जो सुंदर रूप से अंकित है लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व विमोहनकारी, विश्व को, पूरे संसार को मोहित कर देने वाली जो प्राकृतिक सौंदर्य की गाथा है, यह प्रकृति के सर्वत्र अंगों पर, सागर की लहरों पर, सागर के किनारों पर, बादलों पर, पेड़ों पर, पर्वतों पर, समतल मैदानों में लिखी हुई है, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकृति को पढ़ने का तात्पर्य ही है उसको देख करके समझ जाना। एक छंद और छोटा सा बचा हुआ, इसको भी हम लोग आज ही देख लेते हैं। कहते हैं कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की वाणी। रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं ये प्रकृति की सुंदरता की जो कहानी है, प्रेम कहानी का तात्पर्य प्रकृति के प्रेम की जो कथा है, ये कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है। प्राकृतिक प्रेम की यह गाथा बड़ी मधुर है, बहुत ही सुंदर है। मनोहर का तात्पर्य है आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक है, और उज्ज्वल है अर्थात स्वच्छ और पवित्र है। कहते हैं यह प्रेम कहानी, प्रकृति के प्रेम की यह जो कथा है, ये जो प्रकृति के सौंदर्य की कथा है, यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही पवित्र है। जी में है, जी अर्थात मन, अपना मन, अपने विचार, अपने हृदय में। कहते हैं जी में, मेरे मन में यह भाव है कि अक्षर बन इसके, मैं इस कहानी का अक्षर बन जाऊं। कहानी जो लिखी जाती है शब्दों में, शब्द कैसे होते हैं, अक्षरों से युक्त होते हैं, तो अक्षर का अर्थ यहाँ जैसे कहानी का एक अंग होते हैं उसके अक्षर, वैसे अक्षर माने होता है जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, उसको अक्षर कहते हैं। किंतु यहाँ अक्षर का तात्पर्य केवल अंश या हिस्सा मात्र है। कभी कहता है मैं चाहता हूँ मैं भी प्रकृति का अंग बन जाऊँ, इसी का एक हिस्सा बन जाऊँ और बनूँ विश्व की वाणी, मैं संसार में अपनी पहचान बना लूँ। इस प्रकृति का एक अंग बन करके मैं भी विश्व की वाणी, माने होता है आवाज़, कहता है मैं भी विश्व की आवाज़ बन जाऊँ, अर्थात विश्व में मेरी भी एक पहचान बन जाए अगर मैं इस प्रकृति का अंश बन जाऊँ। ठीक है, कहते हैं जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। मेरे मन में यह भाव है कि मैं इसका ही अंश, इसी का अक्षर बनकर, इस प्रकृति के प्रेम की जो कहानी है, इसी का एक अक्षर, एक भाग बन करके मैं विश्व की वाणी बन जाऊं, पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। यह प्रकृति की जो सुंदरता की गाथा है, यह प्राकृतिक जो सौंदर्य है, ये स्थिर है, अस्थायी है। प्रकृति पूर्व काल में भी सुंदर थी, आज भी सुंदर है और सदैव सुंदर रहेगी। आप, मैंने शुरुआत में भी बताया था, कभी किसी नदी तालाब के तट पर गांव से बाहर अपने निकलिए, नगरों से बाहर निकलिए, या कहीं नहीं जा सकते, अपने घर की छत पर चले जाइए, सुबह सुबह सूरज को उगता हुआ देखिए। निकलते हुए सूर्य को जब आप देखेंगे, पक्षियों की आवाज़ उस समय जो कलरव होता है, आसमान में जो फैली हुई सुनहरी किरणें होती हैं, बादलों का रंग जो होता है, ओस की हल्की हल्की जो बूंदें इधर उधर होती हैं, उस पर आप थोड़ी देर तक वहाँ देखिए, बैठकर ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के सूर्योदय को, प्रकृति को, फिर जो सुख आपको मिलेगा, पूरे दिन कल्पना कीजिए कि वैसा कुछ आपको आनंद मिला है तो नहीं मिलेगा। ध्यान रहे। तो कहते हैं कि स्थिर है प्रकृति के प्रेम की, प्रकृति के सौंदर्य की यह कथा जो है, प्रकृति का जो सौंदर्य है ये स्थिर है, सदैव बना रहता, स्थायी है। स्थायी का मतलब हमेशा बना रहने वाला। पवित्र भी है, शुद्ध भी है प्रकृति का सौंदर्य, इससे ज़्यादा शुद्धता आपको कहीं नहीं मिलेगी। आनंद प्रवाहित, ये आनंद देने वाला है। सूर्योदय हो अथवा सूर्यास्त हो, आप देखिए बरसात में भी लोग भीगने के लिए निकल जाते हैं, आनंद लेने के लिए। तो कहते हैं आनंद प्रवाहित, सदैव आनंद प्रवाहित रहता है प्राकृतिक सौंदर्य में, और सदा शांति सुखकर है, हमेशा शांति और सुख देने वाला है। आप देखिए लोग सुख शांति का अनुभव करने के लिए ही प्राकृतिक स्थानों पर भ्रमण के लिए जाते हैं। बड़े बड़े नगरों में रहने वाले जो अपनी दैनिक दिनचर्या से ऊब जाते हैं, वो प्राकृतिक स्थानों पर घूमने टहलने के लिए जाते हैं। कभी कभी सपरिवार जाते हैं, कभी कभी अकेले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ रामनरेश त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। प्रकृति का जो सौंदर्य है ये स्थिर है,
सदैव स्थायी बना रहता है, पवित्र रहता है, आनंद प्रवाहित, इसमें आनंद की धारा बहती रहती है, खुशियाँ हैं। सदा शांति सुखकर, हमेशा सुख और शांति देने वाला है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कहते हैं आहा अर्थात आश्चर्य है। प्रेम का राज्य जो है, प्रेम का जो क्षेत्र है, प्रेम का साम्राज्य परम सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। प्रेम हो तो एक पशु भी मनुष्य का मित्र बन जाता है, और प्रेम ना हो तो आप जानते हो कि शत्रु कैसे बन जाते हैं, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन जाता है प्रेम के अभाव में। तो कहते हैं आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। प्रेम का जो साम्राज्य है वो बहुत सुंदर है। अतिशय सुंदर अर्थात जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा सुंदर है। परम सुंदर तो है ही, बहुत ज़्यादा सुंदरता है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदरता है प्रेम के साम्राज्य में। तो कहते हैं कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। प्रकृति की यह प्रेम की कथा जो है परम सुंदर, आकर्षक और स्वच्छ है। मधुर का अर्थ होता है सुंदर, अच्छी लगने वाली है। मनोहर है, मन को भाने वाली, मन को मोहित करने वाली। आकर्षक है, उज्ज्वल अर्थात सफ़ेद, साफ अर्थात स्वच्छ होता है। प्रकृति की जो सुंदरता की कथा है वह परम सुंदर, आकर्षक और मन को मोहित कर देने वाली है। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। कभी कहते हैं मेरा मन करता है कि मैं भी इसी प्रकृति का एक अंश, इसी का एक अक्षर बन जाऊं और विश्व की वाणी बनूं, संसार में अपनी अलग पहचान बनाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। प्रकृति का यह सौंदर्य स्थिर रहता है, स्थायी रहता है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित कर देने वाला है, मन को आनंदित करने वाला है। सदा शांति सुखकर है, हमेशा सुख और शांति देने वाला है। आहा, बड़ा आश्चर्य है कि प्रेम का राज्य परम सुंदर है, प्रेम का साम्राज्य, प्रेम का क्षेत्र, प्रेम का विस्तार जो होता है वो बहुत ही सुंदर है। और न केवल सुंदर, अतिशय सुंदर है। जितनी आप कल्पना करें उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है प्रेम का साम्राज्य। तो ध्यान दीजिए, यहाँ इन दोनों छंदों में कवि ने बादलों की वर्षा से मोहित होकर स्वयं को भुला देने वाले यात्री का चित्रण किया है। स्वयं को एक पथिक के रूप में चित्रित करके उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से प्रकृति में स्वयं को लीन करने के लिए हमको अपना सब कुछ भूल करके केवल प्रकृति पर ध्यान देना होगा। जैसे एक यात्री अपने मार्ग के अतिरिक्त अपनी यात्रा पर ध्यान रखता है, बाकी उसको सारी दुनिया से कोई लगाव नहीं होता, ऐसे ही जो प्रकृति का प्रेमी होगा वह भी प्रकृति पर ही ध्यान देगा। इसीलिए कवि ने यहाँ पथिक के नाम से चित्रण किया है। नयन, नीर, तट, तृण, तरु और मधुर मनोहर जैसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। सर्वत्र प्रेम की संभावना व्यक्त की गई है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। सरल और सहज भाषा में खड़ी बोली हिंदी में यह रचना की है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। तो इन्हीं दो छंदों के साथ आपका ये जो पथिक नाम का पाठ था रामनरेश त्रिपाठी का, ये समाप्त हो गया है। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं आपके, जिनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग से फिर एक बार यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखते रहिए जब भी समय मिले। यह कोई तय नहीं कि आप स्कूल की तरह सुबह 10 से 4 ही बैठ करके पढ़िए। जब भी आपको समय मिले, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, आप हर समय पढ़ाई कर सकते हैं, तो पढ़ते रहिए। और जहाँ भी आपको समस्या हो उसके लिए हम लोगों से संपर्क करते रहिए। धन्यवाद।